So let's see. This theory is popularly known as gaseous hypothesis. इसे क्या बोलते हैं? Gaseous hypothesis. Now what you should know about these theories? क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ all these earliest concept as well as the modern one is based on certain postulate or assumptions. जब भी theoretizations होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो theories डेवलप करने के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना. जब तुम PhD कर रहे होते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजीज पढ़ाया जाता है, तो स्टैटिस्टिकल टूल्स बताए जाते हैं. रिसर्चर क्या करता है, कुछ एजम्पशंस लेता है, कुछ ऑलरेडी पॉस्टुलेट्स वो दिमाग में लेकर चलता है. उस एजम्पशंस के आधार पे वो डेटा कलेक्ट करता है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को देखता है एनालाइज कर कर कि जो मैंने एजम्पशंस लिया था वो डेटाज मेरे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं. अगर वो डेटा उसके एजम्पशंस के क्लोज हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर डेटा एनालिसिस करने के बाद एक हाइपोथेसिस जनरेट करता है, और बाद में हाइपोथेसिस को फिर वो टेस्ट करता है. कई बार टेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट समान आएंगे, सिमिलर आएंगे, तो उससे पता लग गया कि अच्छा कितना भी कोशिश करो रिजल्ट यही आएगा, तो फाइनली वो कंक्लूजन लिखेगा और थ्योरीज डेवलप करेगा. तो थ्योरिटाइजेशन की ये प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे एज्यूम, दे टेक एजम्पशंस, देन दे स्टार्टेड टेकिंग डेटाज. आफ्टर डेटाज दे एनालाइज द डेटाज. आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटाज में वो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस, जितने भी स्टैट में जो टूल पढ़ते हो, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है ना, वो सारे टूल्स यूज करने के बाद वो एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं. और हाइपोथेसिस डिज़ाइन करने के बाद जब वो बार बार रिजल्ट्स, आउटकम उनका अगर सिमिलर आता है, देन दे राइट फाइनली द थ्योरीज. ये आप जब भी आप PhD कर रहे होते हो तो सेम मेथड आप यूज़ करते हो, ठीक है. यहाँ भी मैंने वर्ड यूज़ किया गैसियस हाइपोथेसिस. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, एंड दैट थ्योरी was proposed by the Immanuel Kant. So who was the propounder of this theory? Immanuel Kant. And when he came up with this idea in the year 1755. So first of all you have to keep in mind the name of the propounders, those who came up with this idea. The name of propounder was the Immanuel Kant. So Kant was one of the earliest philosopher who tried to explain the origin of universe, including our solar system and the planet Earth. Now he wrote an essay, the title I had given here. What is the title in which he explained his idea? The title of is the general natural history and the theory of heaven. The general natural history and the theory of heaven, or the essay on the working and mechanical origin of entire universe on the basis of Newtonian laws. So कांत ने एक एसे पब्लिश किया. उस एसे में उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में आइडिया दिया 1755 में, और वो जो उनका आइडिया है वो न्यूटोनियन लॉज पर बेस्ड है. तो ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि दैट कॉन्सेप्ट is based on a physical science concept, that is the Newtonian laws concept. That's why another questions came or maybe appear in your examinations कि Kantian idea is based on which laws? That is the Newton's laws. So that's why I have separately mentioned here that
It is based on the Newton laws of gravitation and rotation motion. दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक तो न्यूटोनियंस लॉज है ग्रेविटेशन मोशन की, दूसरा यहाँ पर क्या है, रोटेशनल मोशंस का कॉन्सेप्ट भी है. द पार्टिकल्स व्हेन मूव्स इन अ सर्कल, रोटेटरी मोशन इज क्रिएटेड बिकॉज दो तरह के मोशंस होते हैं. एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो तुम, दैट इज नोन एज लीनियर मोशन, और एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो तो एंगुलर मोशन होता है, वो रोटेटरी मोशन होता है. लीनियर जब आप चल रहे होते हो तो सिंपली यू यूज़ द वर्ड वेलोसिटी, लेकिन जब सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो तो उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर जब चलते हो तो आपके ऊपर आपकी मास होती है और जो वेलोसिटी उससे निकलता है लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv. लेकिन जब सर्कुलर पाथ पे चलते हो तो वहाँ पर मोमेंटम जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है. मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर स्क्वायर होता है. तो चीज़ें बदल जाती हैं. यहाँ मैंने वर्ड क्या यूज किया, रोटेटरी मोशन. सो द कांतियन आइडिया विच इज़ नोन एज गैसियस हाइपोथेसिस is based on the Newton laws of gravitation as well as rotation motion. So what you should keep in mind, these 3 points which is very important. Who was the propounder, where he published his idea, and his idea is based on which laws, because what I have said, this comes under the scientific concept, and once the scientific concept is involved, it means some certain mathematics and the physical laws is involved. What laws is involved I had already discussed. Now what was the assumptions taken by Immanuel Kant? मैंने कहा जितने भी जोग्राफर्स हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं, जितने भी थिंकर्स हैं अर्लीस्ट और मॉडर्न, वो अपनी स्टडी कुछ assumptions से स्टार्ट करते हैं. Now you should keep in mind the assumptions taken by the Immanuel Kant when he started studying the origin of universe. Now when you look at the basic postulates of the theory, then what we find here, that postulates, when you look at the first postulates, which is taken by the Immanuel Kant, that earlier supernaturally created primordial hard matter was scattered in the universe. What he said, that already hard primordial or primeval matter were scattered in universe, और इन्हीं primordial supernaturally body से पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ आज जो तुम देख रहे हो. तो अकॉर्डिंग टू द इमैनुअल कांत, व्हाट इज द फर्स्ट एजम्पशन, कि सुपर नेचुरल प्राइमॉर्डियल हार्ड मैटर, वो भी सॉफ्ट नहीं है, लिक्विड नहीं है, हार्ड है, वो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था. प्राइमॉर्डियल हार्ड मैटर, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है. एक ऑलरेडी हेवनली बॉडी एग्जिस्ट करती थी जिसको उन्होंने कहा प्राइमॉर्डियल मैटर, वो सुपर नेचुरल है. उसकी ओरिजिन कैसे यूनिवर्स में हुई, कांत इसके बारे में कोई बात नहीं करते, और वो कांत की थ्योरी का डिमेरिट बनेगा. सो कांत ने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ऑलरेडी यूनिवर्स में एक प्राइमॉर्डियल मैटर एग्जिस्ट करता था जो हार्ड था, सॉलिड था. क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू कांत, व्हाट आई हैव सेड, दैट दिस प्रिमीवियल और प्राइमॉर्डियल matter is slowly rotating cloud of gases. Okay, later it is known as nebula. बाद में इसी रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैसेस को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. उससे क्या बोला, नेबुला. यही नेबुला धीरे धीरे मोशन में आ गई. पहले ये कोल्ड और सॉलिड था मैटर. सो अर्लियर इन द यूनिवर्स द कोल्ड सॉलिड मैटर वाज स्कैटर्ड. That cold solid matters started colliding to each other. Due to collision, what happened?
due to collision heat generated. Due to that heat which is generated, collision से जो heat generate हुई, चूँकि friction create हुआ, heat generate हुई, heat generate करने से क्या हुआ, ये धीरे धीरे heat से क्या होता है, expansion. ये मैटर जो आपस में क्लोज थे, अपनी ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के क्लोज आए, क्लोज आने से उनमें फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन होने के कारण हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट होने से एक्सपेंशन होने लगा इन स्कैटर्ड मैटर के बीच में. स्कैटर होने के कारण ये रैंडम मोशन में आ गए. ये धीरे धीरे जो सॉलिड कोल्ड पार्टिकल था, जो ठंडा मैटर था, वो स्कैटर्ड था यूनिवर्स में, वो एक जगह पे था, वो धीरे धीरे हिलने लगा. हिलने क्यों लगा? क्योंकि कोलिजन से हीट जनरेट हुई, हीट से ये एक्सपैंड करने लगा, एक्सपैंड करने से इनमें रैंडम मोशन आने लगे. रैंडम मोशन के बाद धीरे धीरे और हीट जब जनरेट हुई कोलिजन से, तो ये जो पार्टिकल है ये रोटेट करने लगे. ठीक है, और गैसियस क्लाउड्स की तरह दिखने लगे. दैट इज नोन एज नेबुला. Further, when more and more collision takes place, more and more heat generated, this gaseous cloud started expanding. और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे वो सर्कुलर मास एक्सपैंड होने लगा, उसकी स्पीड और बढ़ गई. मैं अभी डायग्राम्स के थ्रू डिस्कस करूँगा, डोंट वरी. सो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पीपल दैट when you look at, let's see what is stated by the Immanuel Kant. What he said that कि earlier there are primordial matters which is scattered. These are similar in nature, so it was scattered in the universe. Is it visible? ये कलर विजिबल हो रहा है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को दिख रहा है ये? Primordial matters, these are, and when you look at these matters are cold, solid and motionless. You have to understand this. Earlier it was motionless. What are the feature of this primordial matter? These are cold, solid and motionless. ओके, सो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में पहली बात, ये मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, यानी जितने ये मैटर हैं प्राइमॉर्डियल वो एक ही ओरिजिन के हैं, एक नेचर के हैं. मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा, ये कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस है, तो कोल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, कोल्ड ओरिजिन कॉन्सेप्ट, कोल्ड ओरिजिन कॉन्सेप्ट. सो व्हाट आई हैव सेड अर्लियर, I have said earlier that earliest concept, when you look at these earliest concept under which it is monistic and cold origin. Now when you look at this what you find, what I have said कि due to this collision between this, why collision takes place? Because this matter having gravity, due to gravitational pull, okay, the force of attractions G m1 m2 upon r square, as you know, the force of attraction suggested by the Newton. So Newtonian laws was applied by the Kant, and Kant stated that this is the object which is scattered in universe. Due to the force of attractions, they pulls each other, and due to the pull factor, what happened? The collisions begins, collisions between the particles,
collision between the cold motionless primordial matters begins, and when the collision begins between this cold motionless particles or primordial matter, what happened? The heat generated. What happened due to heat? Random motions, they started moving randomly. Random motions begins. Now within that particle, now heat is generated and particle brings in the random motions. Getting my point? Now when you look at what happened next, this particle which is in random motion started moving in the circle, रोटेटरी मोशंस में आ गई पार्टिकल्स. Collision is still going on, heat is still generated, these particles are in random motions, they started revolving. अब ये रिवॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे, रोटेशन होने लगा. नाउ देयर इज अ रोटेशन. When heat is generated within the system, what happen? Expansions takes place. अब ये क्या है? पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ने लगा. Expansions takes place. So जो इतना दूर में था सिस्टम, वो एक्सपैंड हो गया. अब यहाँ क्या कहना है कांत का कि जब ये पूरे सिस्टम का एक्सपेंशन हो गया, पहले ये सेंटर है तो सेंटर से इतने दूर तक है, अभी सेंटर से ये यहाँ तक है. व्हेन यू लुक एट द अनदर कलर व्हेन आई यूज, सो मैंने कहा ये पहले था स्कैटरिंग, अब ये स्कैटर्ड होकर, नॉट द मैटर इज स्कैटर्ड नाउ इन दिस एरिया एंड इंटायर मैटर इज स्टार्टेड होर्लिंग. वो रोटेटरी मोशन में, जब वो रोटेटरी मोशन में है तो एंगुलर मोमेंटम लगना शुरू होगा. और मैंने कहा था एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है m इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर. व्हाट इज ओमेगा? इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज m? द मास ऑफ दिस primordial matter, or what is r? The radius of this entire system. This is radius. Now so this entire use, अब जब ये स्पीड में आ गई धीरे धीरे, जैसे एक्सपेंशन होता है तो ये कहते हैं इसकी इंक्रीज बढ़ती, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है. व्हाट इज द कांतियन आइडिया? व्हेन दिस primordial matters started colliding and heat created, it expand, it started whirling, ये rotate करता है पूरा. और when it started whirling and rotating, then what happened? अब धीरे धीरे gradually expansion भी हो रहा है और इसकी स्पीड बढ़ गई रोटेट करने की. स्पीड जब बढ़ती है रोटेट करने की, ये पूरा सिस्टम में ये क्या दिखाई देगा? एक गैशियस क्लाउड दिखाई देगा. आप ब्लेड ऑफ फैन देखो, फैन की स्पीड जब तेज होती है तो आपको वो सॉलिड नहीं दिखाई देता है. गेटिंग माई पॉइंट? वो बहुत तेज स्पिन करता है तो आपको पता ही नहीं लगता अच्छा 3 ब्लेड्स हैं वहाँ.
तो अब उतनी वो स्पीड से चल रहा है कि वो आपको गैसियस दिख रहा है, तब वर्ड क्या हुआ, गैसियस हाइपोथेसिस। बाद में लैप्लास ने उसी गैसियस को वर्ड दिया नेबुला, तो इसी के लिए वर्ड नेबुला भी आता है। फर्दर आई विल डिस्कस द नेबुलर हाइपोथेसिस गिवन बाय द लैप्लास। सो दिस ह्यूज गैसियस क्लाउड व्हेन ही स्टार्टेड रोटेटिंग, अब इन्होंने क्या कहा कि एज इट एक्सपैंडेड द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज इंक्रीजिंग, ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ती जा रही है। और एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, कोलिजन के कारण जो हीट सिस्टम में जनरेट हो रहा है उसके कारण एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने के कारण उसकी एंगुलर वेलोसिटी और बढ़ती चली जा रही है, और ये पूरा गैसियस क्लाउड होर्ल कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब तुमको पता है कि जब सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी बॉडी होती है, तो दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस विच आर एक्टिंग। वन इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। नाउ ड्यू टू सेंट्रिपिटैलिटी, हियर द कंसंट्रेशन ऑफ द मैटर्स इंक्रीजेस, यहाँ कंसंट्रेट होने लगे मैटर ऐसा। उसके अलावा ये जो है साइड में ये पूरा गैसियस क्लाउड एक ऐसा रिंग्स बनाया। नाउ देयर इज अ बल्ज इन द सेंटर, सेंटर में एक उभार आ गया गैस का, वाई ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंटर से अवे एक रिंग बन गया गैस का। तो दो रिंग्स बन गए, वन विद इन द सेंटर ड्यू टू सेंट्रिपिटल, अनदर इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दो गैसियस क्लाउड्स बन गए। से फॉर एग्जाम्पल वन इज लाइक दैट, दिस इज द सेंटर, एंड अनदर इज अक्रॉस दिस, there is a gaseous clouds which is started rotating. Now what happened further, when the speed of rotation, that is angular velocity, increases and the centrifugal forces now is more than the centripetal forces, तो ये rings separate हो गया। ये rings जो है वो बाहर इसकी gravity के beyond आ गया, और बियॉन्ड आने के बाद ये रिंग्स जो है सेपरेट होने के बाद ये रिंग्स के जितने मटेरियल्स हैं, यहाँ से लेकर ये मटेरियल, ये पूरा मटेरियल्स, व्हाट हैपन, देखो मैं बताता हूँ। दिस एंटायर मटेरियल्स इज स्टार्टेड एग्रीगेटिंग एट अ सेम सिमिलर पॉइंट, वो धीरे धीरे ये कंडेंस्ड होने लगा मटेरियल। इट एक्यूमुलेट एट अ सेम प्लेस, वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो गया, एंड इट फॉर्म अ ह्यूज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा वो रिंग कंडेंस्ड होके एक सर्कुलर मास बन गया। दैट सर्कुलर मास इज ओंट एबल टू गो बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ दिस, इसकी ये बड़ा है बीच में, इसकी ग्रेविटी के बियॉन्ड ये जा नहीं पाया, तो ये रिवॉल्व करने लगा, और इसे ये इस तरह से एक प्लैनेट बना, एंड दिस सेंट्रल सर्कुलर मास बिकम स्टार। सो व्हाट द गैसियस हाइपोथेसिस स्टेटेड दैट ड्यू टू रोटेटरी मोशन as a result of centripetal forces in the center of this cloud, a bulge is created because the primordial matter condensed there and forms a bulge. That is a huge mass that is hot now because of collision, the heat is creates. That hot mass is known as a star, and a ring is created out of this entire whirling circular matter. The ring is further condensed, and due to condensation a huge celestial object is created, and that object is won't go beyond the gravity of this and started revolving around this, what he called this circular mass according to Kant is a star, and this is first planet.
लाइक दैट व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ कांत? कांत स्टेटेड दैट इसी तरह से 9 डिफरेंट रिंग्स बना, पहले एक रिंग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से 9 रिंग्स बने। और उन 9 रिंग्स से, क्योंकि कांत जब अपनी आइडियाज़ दे रहे थे तो प्लूटो को भी प्लैनेट काउंट किया जाता था। नाउ प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड नाउ इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर ओनली 8 planets, but the Kant having the idea about 9 planets, so what he said that the 9 rings were created due to repetition of this phenomena, and that 9 rings material are condensed and form a 9 planets. So this is the concept given by the Immanuel Kant. So what I have said that when you look at, I have said that, okay, what I have said that due to the mutual attraction and collision between the particles generated, random motion मैंने कहा शुरू होता है प्राइमोर्डियल मैटर में, यहाँ लिखा है further heat is generated due to collision and the matter started rising. Rising means expanding. Random motions and rate of collision increase due to increase in temperature. Collision होगा, heat generate होगी, heat generate होने से motions बढ़ेगा, बढ़ेगा तो और collision होगा, और collision होगा और heat generate होगी, और हीट जनरेट होगी तो पूरा का पूरा प्राइमोर्डियल मैटर फिर धीरे धीरे घूमने लगेगा, रोटेटरी मोशन में आ जाएगा. इट स्टार्टेड ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द साइज ऑफ नेबुला. अब ये जो है, जो पहले इतने एरिया में घूमता था वो धीरे धीरे एक्सपैंड होके और घूमेगा. जैसे जैसे इसमें एक्सपेंसन होगी अकॉर्डिंग टू हिम उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रोटेटरी मोशन की स्पीड और बढ़ती चली जाएगी. तो यहाँ पर लिखा है रोटेटरी स्पीड इज इंक्रीज्ड. व्हाट द कांत सेड आपको वही लिखना होता है. मैं कांत के वर्ड्स बोल रहा हूँ, अपनी आइडियाज़ नहीं बता रहा. बाद में देखेंगे कांत ने जो कहा वो सही था गलत था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट द कांत आइडियाज. तो कांत ने कहा कि रोटेटरी स्पीड बढ़ी तो क्या हुआ, उसकी रोटेटरी स्पीड बढ़ने का रीज़न क्या है, एक्सपेंशन. एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, हीटिंग के कारण. और ये और तेज़ी से घूमने लगे. उसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्सेस से उसकी ज़्यादा बढ़ गई. ज़्यादा रोटेशन के कारण बाहर की तरफ निकलने के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया टू द सेंट्रीपिटल, और वो रिंग्स बाहर निकल गई, वो गैस के छल्ले बाहर निकल गए. एंड दैट रिंग्स फर्दर कंडेंस्ड एंड फॉर्म अ ऑब्जेक्ट विच वी कॉल टुडे प्लैनेट. और जो सेंटर में सेंट्रीपिटल मास बच गया वो सन है. फिर ये मूवमेंट लगातार चल रही है, और लगातार ऐसा चलते हुए कितने 9 इरेगुलर रिंग्स बने, और 9 इरेगुलर रिंग्स से 9 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ. दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय whom? Given by the Immanuel Kant in 1755, known as gaseous hypothesis. Now after learning the Kantian idea, what we have to analyze here? The merit and demerit of the Kantian system. ये पूरा स्टडी करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि कांत ने कितनी जो बातें डिस्कस की हैं उसमें कितनी रियलिटी है, कितने फैक्ट्स सही हैं, कितने गलत एस्पेक्ट्स भी हैं जो उस समय के साइंस के अकॉर्डिंग एनालाइज करने के बाद में बहुत सारे थिंकर्स ने कांत को क्रिटिसाइज़ किया, बट कांत के कुछ आइडियाज़ के अंदर मेरिट भी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द कांतियन आइडिया. सो व्हाट is the structure of the discussion of this theory? First you have to learn the introduction of the Kantian ideas. In introduction you have to discuss about who was the propounder of this idea and what was the basic assumption and when this theory was propounded. After basic assumptions, when you write, then you have to explain the theories in the manner explained by Kant. आपको एज इट इज़ कांत के लैंग्वेज में लिखनी है, अपना लैंग्वेज नहीं यूज करना.
उसके बाद जब तुम एक्सप्लेन कर दोगे थ्योरीज, तब क्वेश्चन आ सकते हैं. द क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड बाय एग्जामिनर दैट डिस्कस द गैसियस हाइपोथेसिस गिवन बाय इमैनुअल कांट एंड signifies the merit and demerit of these theories, or explain the merit or demerit of the theory, or critically analyze the theories, or discuss or write the critic over these theories. There may be a different statement through which they may ask the question. Now, what is the merit and demerit? Let's understand. I had given here some of the demerit and some merit also. What are the first demerit in the Kantian idea? That Kant, in their basic postulate and assumptions, assumed that in universe there was earlier primordial matters scattered, those who were cold, solid and motionless. How that primordial matters were created in the universe, from where they appear in the universe, he never ever explained. And when the contemporary philosopher asked to the Kant ki sir, how this matter created, Kant never replied. So what was the first criticism of the Kantian idea is the source of origin of the primordial matter never explained by the Kant. ये पहला ही मैटर कहाँ आया, कहाँ से आया यूनिवर्स में, इसका कोई जवाब नहीं. तो पहला. दूसरा, इन्होंने कहा कि एनर्जी क्रिएट हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया. क्यों बढ़ा? कोलिजन से. बोला इतना भी कोलिजन से एनर्जी नहीं क्रिएट होता स्पेस में कि इतना ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाए कि वो मैटर होल करने लगे, सर्कुलर मोशन में आ जाए. तो बोला ये इतनी हीट नहीं जनरेट हो सकती कोलिजन से, और कोलिजन से पार्टिकल रैंडम मोशंस में आ जाएगा, रोटेटरी मोशन में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इट्स अ वास्ट यूनिवर्स, इन दैट यूनिवर्स द प्राइमोर्डियल मैटर आर स्कैटर्ड. बोला कि कोलिजन होगा, थोड़ी हीट निकलेगी, बट इतनी अमाउंट में टेम्परेचर और हीटिंग नहीं होगा कि ये मोशन में आ जाए. इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. आगे देखो डीमेरिट. ये जो कॉन्सेप्ट है इमैनुअल कांत का, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर अडेयर्ड नहीं है, ये डिनाई करता है, ये उसके अगेंस्ट है. द कांतियन गैसियस हाइपोथेसिस इज अगेंस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन रोटेटरी मोशन, यहाँ पूरा का पूरा प्राइमोर्डियल मैटर ही सर्कुलर मोशन में है, उनके अकॉर्डिंग रोटेट करता है. देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ ऑन द ग्रीन बोर्ड, तब आपको पता लगेगा. What he said that this entire system is rotating. Why rotating? Because due to collision heat is created, heat is generated. That's why it is started, this system is started rotating. Yes. और यहाँ पर रोटेशन के कारण इन्होंने कहा कि क्या होने लगा, एक तो रोटेट कर रहा है ये, और रोटेट करने के कारण कोलिज, और ये बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन भी हो रहा है पार्टिकल के बीच में, कोलिजन से हीट भी क्रिएट हो रहा है. हीटिंग के कारण ये पूरा सिस्टम एक्सपैंड करता जा रहा है, इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. अब देखो इनका क्या कहना है. इनका कहना है जब एक्सपेंशन हो रहा है, पहले सिस्टम यहाँ तक था,
अभी सिस्टम यहाँ तक है। इन्होंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे सिस्टम का, ये पूरा रोटेट कर रहा है ड्यू टू रोटेटरी, दीज आर इन द रोटेटरी मोशन एज वेल एज द इंटायर सिस्टम इज एक्सपैंडिंग। अकॉर्डिंग टू द कांट, ड्यू टू एक्सपेंशन, what happened? The speed or velocity, angular velocity increased। उन्होंने कहा रोटेटरी स्पीड बढ़ गई, और रोटेटरी स्पीड इतनी बढ़ गई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना क्रिएट हो गया कि सेंट्रीपिटल को ओवरकम कर दिया और रिंग्स निकल गए, और ऐसा 9 रिंग्स निकला। अब मैं तुम्हें बताऊं, फॉर्मूला मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम का, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m ओमेगा r स्क्वायर। when angular momentum is created when the system is in rotatory motion। जब तक सर्कुलर मोशन में नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? ये जो सिस्टम में पार्टिकल्स हैं उसकी मास के ऊपर, उनकी वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। अगर तुम गौर से देखोगे तो जो ओमेगा और आर के बीच में रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर आर को तुम इधर लेके आ जाओगे तो आर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा। यही होगा रिलेशन, यानी ओमेगा और आर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि जब अगर ये सिस्टम एक्सपैंड होता है यानी रेडियस बढ़ेगी, एक्सपेंशन के बाद रेडियस इंक्रीज होगा ना। पहले सिस्टम यहां तक था, रेडियस ये था R1, अभी ये रेडियस हो गया R2। R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? बोला R2 बड़ा है। एक्सपेंशन के बाद रेडियस इंक्रीज हुआ, रेडियस इंक्रीज हुआ तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेडियस इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है क्या? Because there is a inverse relationship. So if the radius is increasing, the angular velocity must decrease. But कांत ने क्या कहा कि रेडियस बढ़ रही है और स्पीड भी बढ़ रहा है रोटेटरी, और इसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया और रिंग्स निकल गए। तो कांतियन आइडियाज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। What I have said? The Kantian ideas violate the principle of conservation of angular momentum. This is the demerit. So further scientists stated that Kantian ideas having demerit. So you have to learn here the demerit. I had discussed the demerits of the Kantian ideas. First demerit, कि from where the primordial matter came into the universe, he never explained. Second, he never explained how the so much heat generated in the system, because due to collision such temperature increase or heat increase is not possible. Due to collision the fast random and rotatory motion is also not possible. And after that what he explained, due to rotation and heat the object is started expanding, this hot gaseous mass is started expanding, and due to expansions the rotatory speed again increasing, which is not possible as per the conservation of angular momentum. So these are some inherent demerit in the gaseous hypothesis. वही यहाँ पर मैंने वो demerits mention की हैं, लेकिन मेरिट भी है। 1755 में तब लोगों के पास इतने भी आइडिया नहीं था, इतने इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे जो यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में सोच पाए। उस समय उन्होंने सोचा, दैट वाज एप्रिशिएटिंग।
that altogether changed this discipline of geography. Lots of thinkers were very influenced by the idea of Immanuel Kant. They are highly influenced. The entire world started appreciating the ideas of Immanuel Kant. Despite some demerits, this was the simplified explanation of the universe and the solar system origins. So this is the basic merit of this, that Kant hypothesis was pioneer scientific attempt. Pioneer का मतलब one of the first. It is the first scientific attempt to explain the universe and the origin of Earth, simplified in the concept. ये simplify है, समझना बहुत आसान है. Okay, and it paves the नेबुलर हाइपोथेसिस. इसी थ्योरीज को पढ़ने के बाद लैप्लास के दिमाग में नया आइडिया आया जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं. सो दिस इज द मेरिट एंड द डिमेरिट ऑफ द कांतियन आइडिया. सो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कांट्स आइडियाज. गैसियस हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे. देन यू हैव टू राइट फर्स्ट द इंट्रोडक्शंस, then basic postulate or assumptions, then you have to explain the theory in the word of the Kants, Immanuel Kant के शब्द में उसको explain करना है, and then you have to find out the merits as well as demerit, means you have to critically analyze your theory and then you have to conclude your ideas. That what is the conclusion? कि now on the various scientific ideas, this theory is not appropriately explained by the Kant, but this theories has propelled lots of researcher in this field. This is the entire conclusion of this concept. Is it clear now? समझ आया?